नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 345 है, पार्ट नंबर 344 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 41 जो ना यहाँ पर 961 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 34 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको 41 ले यहाँ पर 961 कैसे हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 34 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए अगर मान लीजिए 41 में 2 से गुना करेंगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, अगर यहाँ पर आपको 9 से गुना कर लेंगे तो कितना गया, 9 कम 9 हो गया और 9 चौके 36 से गया, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है। अगर कितना से गुना करते हैं तो मान लीजिए अगर 12 से गुना करते हैं, अगर यहाँ पर आपको 12 से भी गुना करना होगा तो कितना गया, तो अगर 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए क्या दिख रहा है, 41 और 12 इनसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 दूनी के कितना होता है 2 हो गया और यहाँ पर है 2 दूनी के 4 हो गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 4 दूनी का 8 हो गया है। अगर इसको भी करेंगे तो नहीं आ रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें गुना करने के बाद में नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, और जोड़ने पर तो होगा नहीं। क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, 41 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 41 दिख रहा है और 41 में से क्या करते हैं 10 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, 10 को माइनस करेंगे और इन जो माइनस किया है ना इन सबका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे देखिए इनका क्या किया है, माइनस किया है, जब 41 में से 10 को घटा लेंगे कितना बचेगा, ये 31 आ जाएगा, ठीक है, 31 आ गया। अब 31 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 961 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 961 आ जाएगा, जो कि 961 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 34 को भी रखेंगे। देखिए 34 में भी करते हैं, यहाँ पर आपको 34 दिख रहा है, ठीक है, और 34 में क्या करते हैं 10 को माइनस कर लेंगे और यहाँ पर इनका स्क्वायर कर लेंगे, यानी 34 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 आ गया। और 24 को भी क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, यानी 24 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा, ये 576 आ गया, कितना गया 576 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 576 आ जाएगा। तो 576 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 576 ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर देखिए ए बी, यहाँ पर बी होना चाहिए, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 37 ले यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से यहाँ पर 66 हो रहा है, 66 ले यहाँ पर 84 हो रहा है, 84 से यहाँ पर 95 हो रहा है, 95 से 113 हो रहा है और 113 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 37 से क्या हो रहा है 55 हो रहा है, तो 37 में अगर क्या करते हैं, अगर 37 में यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे ये 55 आ जाएगा और 55 से क्या लिख रहे हैं 66 लिख रहे हैं। तो 55 में यहाँ पर क्या करते हैं 11 को जोड़ देंगे 66 आ जाएगा और 66 लेकर लिख रहे 84 लिख रहे हैं। तो 66 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे कितना देगा 84 आ जाएगा और 84 से क्या लिख रहे हैं 95 लिख रहे हैं। तो 84 में अगर यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे 95 आ जाएगा और 95 से क्या लिख रहे हैं 113 लिख रहे हैं। तो 95 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे 113 आ जाएगा। तो यहाँ पर 113 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। तो एक बार नीचे ध्यान से देखिए ये क्या लिख रहा है, ये 18 प्लस दिया है, फिर 11 प्लस किया है, फिर 18 किया है, फिर 11 किया है, फिर 18 किया है। अब क्या करेंगे 11 प्लस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें 11 प्लस कर लेंगे, जब 11 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 3 है कितना गया 4 आ गया और 1 है कितना गया 2 आ गया और 1 1 1 हो गया, यानी 124 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 124 हो जाएगा। तो 124 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या देखिए यहाँ पर 14, 37, 586 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों में क्या अंतर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी है, ठीक है ना, ये संख्या है, इन संख्या में विषम अंक में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे और सम संख्या में 2 को घटा लेंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बनेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या
और सबसे छोटी संख्या है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं ये संख्या कौन कौन सा लिख रहा है। यहाँ पर कौन संख्या दिया है, 14 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 14 हो गया, फिर क्या लिख रहा है, 37 लिख रहा है, ठीक है। 14 और 37 दिया है और 586 दिया है, ठीक है ना। 586 है ना, ये 586 है। अब इन संख्या में देखिए बोल कर है कि विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो विषम कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसमें एक को जोड़ लेंगे, 2 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं, विषम संख्या में ये 2 एक को जोड़ेंगे, ये 4 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, एक जोड़ लेंगे, यहाँ पर आपको एक जोड़ते हैं, तो इसमें आपको 2 जोड़ दिए हैं क्या, इसमें एक जोड़ना होगा, ठीक है। देखिए इसमें एक जोड़ेंगे ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 4 आ गया है। फिर 7 दिख रहा है, 7 में भी एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 आ गया है। और ये विषम संख्या में ना, हाँ इसमें भी क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे, एक कितना दिख रहा है, 6 दिख गया है, ठीक है, 6 हो गया। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, यानी सम संख्या में क्या करते हैं, 2 को घटाते हैं। देखिए यहाँ पर ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 माइनस करेंगे, ये 6 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 माइनस कर लेंगे, ये 4 बच गया। ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना। ये नई संख्या बन गया। जब नई संख्या बन गया तो घटा दिए, बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, देखिए बनी नई संख्या में सबसे छोटे, बोल रहा है ना कि सबसे बड़े दिया है, सॉरी यहाँ पर सबसे बड़े तथा सबसे छोटे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 को रख रहे हैं। और बोल रहा है कि सबसे छोटे अंकों में, तो सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, इसमें आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है। बोल रहा है ना में अंतर क्या होगा, यानी इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 हो जाएगा, कितना क्या, 6 क्या, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी BLU को यहाँ पर 8628 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और LOAD को यहाँ पर 3567 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में C के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, क्या दिया है, देखिए BLUFE को क्या लिख रहा है, यानी 4648, यानी देखिए यहाँ पर 4628 दिया है, यहाँ पर लिखते हैं B दिया है, फिर L दिया है, U दिया है, E दिया है। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए यहाँ पर 46 लिख रहा है, ठीक है, 46 लिख रहा है और 28 लिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए किया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि और LOAD को यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 3567 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, LOAD किसके रूप में करता है, तो यहाँ पर 3567 के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बताना क्या है कि दी गई कूट भाषा में C के लिए कूट क्या होगा। अब बताना है कि C के लिए कूट क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल क्या है, यहाँ पर जो आपको अक्षर दिख रहा है ना, अक्षर में कॉमन मिलाएंगे, फिर यहाँ पर संख्या में कॉमन मिलाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन को मिलाते हैं, ठीक है ना। देखिए तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, यानी इसमें कॉमन कौन सा संख्या अक्षर दिख रहा है और इसमें कॉमन कौन सा अक्षर दिख रहा है। देखिए L इसमें कॉमन दिख रहा है, L इसमें भी कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब तो आपको संख्या में देखना है, संख्या में देखिए कौन कौन सा आपको कॉमन मिल रहा है। तो संख्या में देखिए यहाँ पर 6 मिल रहा है, इसमें भी आपको यहाँ पर 6 मिल रहा है, दोनों में 6 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, L के लिए कूट क्या हो जाएगा, 6 हो गया, इसमें भी L के लिए क्या हो गया, 6 हो गया। यानी देखिए सॉरी यहाँ पर आपको C के लिए पूछा है ना, सॉरी यहाँ पर आपको C के लिए पूछा है, ठीक है ना। तो C के लिए पूछा है, तो C के कूट क्या होगा, C पूछा है कि L पूछा है, यहाँ पर C दिया है, ठीक है ना। तो C इसमें कहाँ दिया है, देखिए इसी ऑप्शन में कहीं नहीं आपको C नहीं दिया है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न में, यानी इसका मतलब क्या होगा ना, यहाँ पर आपको L होगा, ठीक है, L होगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर L होगा, यानी L का आपको बताना होगा, ठीक है ना। ये L को कूट भाषा बताना है, ठीक है। देखिए तो L के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए L होगा तो L बराबर क्या आ जाएगा, देखिए L के लिए कूट क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, इसके भी ये क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी L का कूट क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो 6 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, B में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 संख्या दिए और 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोल रहा है कि उदाहरण दिया है और नोट दिया है। उदाहरण और नोट को हमको नहीं समझना है, हमको सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहे हैं, इसके बारे में समझना होगा। बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए 3 संख्याओं पर और 5 संख्या पर ये आधारित आपको संख्या 1 दिया हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है ना कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो देखिए इन श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो 910 दिख रहा है। ठीक है ना, 910 दिख रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक दिया है। ठीक है ना, तो पहला अंक कौन दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 रख लेंगे। ठीक है, इसको अलग रखते हैं। ठीक है, 9 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि देखिए अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, 204 दिख रहा है, ये 204 दिख रहा है। इसमें कौन सा संख्या लेना है, इसमें दूसरा लेना है, तो दूसरा क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। यहाँ पर आपको 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अंक में जोड़ा जाए, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है ना, जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया, 9 आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, नौसेना जो है ना यहाँ पर शिप से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि थल सेना जो ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर नौसेना जो ना शिप ले कैसे समित है और थल सेना को बताना है। अब देखिए तो यहाँ पर नौसेना शिप से कैसे समित है, तो नौसेना के द्वारा, देखिए नौसेना के द्वारा युद्ध के समय यानी शिप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यानी युद्ध के समय, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, लिख लें। यहाँ पर देखिए युद्ध हो गया, जैसे युद्ध दिख रहा है। ठीक है ना, यानी युद्ध, यहाँ पर युद्ध के समय, समय। ठीक है, समय, समय का। ठीक है ना, समय शिप का, तो यहाँ पर देखिए शिप का। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल। ठीक है ना, इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से नौसेना है ना, नौसेना के द्वारा युद्ध के समय शिप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शिप का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर थल सेना दिख रहा है। ठीक है ना, थल सेना यानी थल सेना के, ठीक है, थल सेना के द्वारा। देखिए थल सेना के द्वारा यानी यहाँ पर युद्ध लिखेंगे। ठीक है ना, यानी युद्ध हो गया। ठीक है, युद्ध के समय। ठीक है, युद्ध के समय, युद्ध के समय टैंक का, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, टैंक हो गया। ठीक है ना, टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टैंक का ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, किया। ठीक है, किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको किसका प्रयोग होता है, यहाँ पर टैंक हो जाएगा। ठीक है ना, टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से नौसेना है ना, नौसेना शिप से समित है यानी नौसेना। ठीक है, नौसेना के द्वारा युद्ध का समय यानी शिप का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से थल सेना, थल सेना जो है ना, थल सेना के द्वारा युद्ध के समय यानी टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा देगा, टैंक भरा देगा। तो टैंक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी सभी संख्याएं एकल यानी अंकीय संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में सवाल यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में एक प्रतीक हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए हैं। ठीक है ना, इन श्रृंखला को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना क्या है कि सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है और सवाल के अनुसार बताना है। देखिए बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर लिखना है ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है, ये प्रतीक दिख रहा है, यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। ठीक है ना,
जिनके पहले एक संख्या होना चाहिए और ठीक है बाद में एक प्रतीक होना चाहिए, बाद में एक क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, प्रतीक होना चाहिए। यानी इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या है जिनके बाद भी एक प्रतीक दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, संख्या और प्रतीक को रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये प्रतीक दिख रहा है ना, प्रतीक के पहले संख्या होना चाहिए फिर बाद में भी प्रतीक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा आपको एक ऐसी संख्या दिख रही है, यहाँ पर आपको डबल एंड, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, प्रतीक के पहले प्रतीक और संख्या यहाँ पर दिखना है ना। इसमें देखिए कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है और संख्या के बाद में एक प्रतीक के बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रतीक दिख रहा है। यानी यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ठीक है। अभी तक क्या मिला, एक मिला, यानी एक मिल रहा है जो प्रतीक के पहले संख्या, संख्या के फिर यहाँ पर प्रतीक के बाद में प्रतीक दिख रहा है। और देखिए और कहीं इसमें दिख रहा है, यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है नहीं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले भी प्रतीक आ गया, लेकिन यहाँ पर भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है और संख्या के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर प्रतीक दिख रहा है, यानी दो दिख रहा है ना, ऐसा दो दिख रहा है, ठीक है, दो दिख रहा है। और कहीं इसमें दिख रहा है, दो दिख रहा है, ठीक है, दो 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 नहीं दिख रहा है, अब इसमें नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो दिख रहा है। यानी दो ऐसी प्रतीक है जिनके पहले क्या है, संख्या है, जिनके बाद में क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। तो यहाँ पर दो दिख रहा है, तो दो देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको तीन शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर रक्त दिया है, कंकाल दिया है और हड्डियाँ दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, कंकाल दिख रहा है। कंकाल के अंदर में हड्डियाँ आती है लेकिन रक्त आपको अलग हो गया है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कंकाल को मान लीजिए रखते हैं, ठीक है ना, ये कंकाल है और कंकाल के देखिए कंकाल के अंदर में यहाँ पर हड्डियाँ आ जाएगा, ये हड्डियाँ हो गया, ठीक है, हड्डियाँ दिख रहे हैं। और रक्त क्या दिखेगा ना, आपको अलग हो गया, रक्त आपको अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 7 व्यक्ति यानी बी सी ए डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी बी के बाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठा है, यानी जी के दाईं ओर से केवल के बैठा है, यानी जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, यानी सी एफ के बाईं ओर से किसी एक स्थान पर लेकिन ई के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है, ठीक है। यानी ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि बी सी डी ई एफ जी और के तक, ठीक है ना, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले 7 व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुँह करके बैठाते हैं, ठीक है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 7 व्यक्ति हो गया जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा दिए। बोल रहा है कि बी के बाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो बी के बाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए बी को यहाँ पर रख लेते हैं, बी के बाईं ओर से 3 व्यक्ति बैठा है, ठीक है ना, बी के बाईं ओर से 3 व्यक्ति बैठा है। बोल रहा है कि जी के दाईं ओर और के, देखिए जी के दाहिनी ओर के बैठा है, तो जी के दाहिनी ओर के बैठा है, तो जी मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको कौन, हाँ यहाँ पर मान लीजिए जी को रखते हैं, ठीक है। जी के दाहिनी ओर के बैठा है, तो जी के दाहिनी ओर के को बैठा दिए, ठीक है ना, यहाँ पर बैठा है। आगे बोल रहा है कि जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, जी और डी के बीच में, तो जी दिख रहा है और यहाँ पर डी यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर डी लिखते हैं, डी और जी के बीच में, हाँ तो यहाँ पर डी रखते हैं। देखिए डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति बैठा है ना, ठीक है, 3 व्यक्ति बैठ गया, यहाँ तक भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी और एफ, सी एफ के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, ठीक है ना, तो सी जो है ना, सी तो मान लीजिए सी को यहाँ पर रखते हैं, सी यहाँ पर बोल रहा है कि सी जो है ना एफ के, तो एफ कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं। सी जो है एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन ई के भी दाहिनी ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। लेकिन देखिए ई के ना, ई के तो ई यहाँ पर रखते हैं ना, ई के दाहिनी ओर से जो है ना वो किसी एक स्थान पर बैठा है,
सी बैठाएं, ठीक है, बैठा दिए। अब बोल रहा है कि बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी ई और एफ के बीच में। देखिए तो ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एफ दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 3 व्यक्ति दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 3 गो है। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स यानी ये देखिए जेड एक्स ए सी से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से यू एस एफ जे से यानी एच ले संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी पी ए निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर जेड और एक्स जो है ना वो आपको यहाँ पर ए सी से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से यू एस जो है ना एफ एच ले संबंधित है, उसी समान तर्क के अनुसार बताना है कि पी एन जो ना वो आपस में इन 4 ऑप्शन में से किसे समय दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो आपस में ना वो कैसे समय दिख रही है। यहाँ पर आपको जेड लिख रहा है और यहाँ पर एक्स लिख रहा है, यहाँ पर आपको सी लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर ए दिया है ना, यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर सी दिया है। उसी प्रकार से देखिए ये आपस में समय है, ठीक है। उसी प्रकार से ई भी दिख रहा है, यू दिख रहा है और एच दिख रहा है, फिर है यू और एच दिख रहा है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, एफ से और एच ले दिखा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना क्या है कि देखिए पी और एन जो है ना ये किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखिए एन आपको यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए यानी जेड से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको जेड ले क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, यानी जेड का एक क्या दिख रहा है, विपरीत दिखा रहा है, ठीक है ना। देखिए विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत दिख रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए एक्स क्या क्या लिख रहा है, ये सी लिख रहा है, ये भी क्या है, विपरीत है, क्या है, विपरीत है। देखिए जेड एक्स जो है ना ये सी विपरीत है, क्या है, विपरीत है, यानी विपरीत लिख रहा है। उसी प्रकार से यू का विपरीत क्या हो गया, देखिए तो यहाँ पर एफ हो गया, ये भी क्या हो गया, विपरीत, यानी एफ हो गया, एच हो गया, विपरीत, ठीक है, ये विपरीत है, ये भी आपको विपरीत है, ठीक है ना। उसी प्रकार से एन पी को क्या रखेंगे, विपरीत ही रखेंगे। देखिए तो एन पी का क्या रखेंगे, विपरीत। तो एन का विपरीत क्या होता है, ठीक है, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एन का विपरीत यहाँ पर एम हो गया, ठीक है, एम हो जाएगा। और के यानी पी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो के हो गया, ये भी आपको विपरीत दिख रहा है, ठीक है ना, ये विपरीत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपसे वही पूछा है कि पी ए निम्नलिखित में से किस विकल्प से समित है। तो देखिए के एम देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी के एम ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखिए, कथन क्या बोल रहा है, देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पौधे गंडे हैं। तो सभी पौधे क्या है, गंडे हैं। तो यहाँ पर सभी क्या रखते हैं, पौधे का रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पौधे दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये पौधे हो गया, सभी पौधे क्या दिख रहे हैं, गेंडे दिख रहे हैं, सभी पौधे क्या हो गया, गेंडे हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, गेंडे में रखते हैं, ठीक है। तो सभी पौधे गेंडे दिख रहे हैं, सभी पौधे गंडे हो गया। अब आगे बोल रहा है कि सभी पौधे प्राणी हैं, लेकिन सभी पौधे क्या दिख रहे हैं, एक प्राणी दिख रहा है, ठीक है ना, प्राणी भी दिख रही है, सभी पौधे प्राणी है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसको आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष बोल रहा है पहला में, यानी सभी गेंडे पौधे हैं, सभी जो गेंडे हैं ना तो क्या पौधा दिख रहा है, सभी यहाँ पर गेंडे पौधा दिख रहा है, नहीं ये गेंडा दिख रहा है और कुछ ही पौधा गंडे दिख रहे हैं, एक गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ प्राणी गेंडे हैं, तो कुछ प्राणी, ये कुछ प्राणी है ना, देखिए एक कुछ प्राणी है, कुछ प्राणी क्या दिख रहे हैं, गेंडे दिख रहे हैं, हाँ ये सही बोल रहा है, कुछ प्राणी गेंडे दिख रहे हैं, यानी दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो केवल निष्कर्ष 2 कथनों का अनुसरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिए, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा 2 संख्या को आपस में बदल देंगे जो समीकरण सही हो जाएगा। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से अक्सर बनता है, ठीक है। जैसे देखिए ऑप्शन डी से ही चलते हैं, तो ऑप्शन डी से क्या देखते हैं, तो 186 और 129, यानी 186 की जगह पर 129 रखेंगे और 129 की जगह पर 186 को रखेंगे। जैसे 186 दिख रहा है ना, इसके जगह पर 129 रख लेंगे,
और 129 की जगह पर 186 रख लेंगे। अब समीकरण को सोल्व कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 129 दिख रहा है, ठीक है ना। 129 माइनस यहाँ पर 82 फिर प्लस यहाँ पर 186 हो जाए, फिर भागा क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ठीक है 3 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, तो माइनस क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, फिर गुने 8 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 31 दिख रहा है, ठीक है 31 माइनस कितना दिख रहा है 19 दिख रहा है, फिर गुने 2 दिख रहा है, बराबर में हमको 85 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अब इनको पहले क्या करते हैं भाग कर लेंगे, तो भाग कर लेंगे 6 मर्त में, अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 12 गया, इतना हो गया। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, देखिए 129 और प्लस क्या दिख रहे हैं 82, ठीक है, और प्लस कितना गया 6 आ गया, फिर माइनस कितना गया 6, इसको गुना कर लेगा 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कितना दिख रहे हैं 8 6 48 भी रख लेते हैं, इसको गुना भी कर लेते हैं, फिर प्लस यहाँ पर कितना गया 12 आ गया, ठीक है, और गुना कितना गया 2 आ गया, बराबर में हमको 85 लेना है। अब देखिए इनको भी क्या करते हैं, इनको एक स्टेप और चलते हैं या इसी प्रकार से एक स्टेप, तो 62 आ गया, सॉरी ये 62 मर्द में कटेगा ना, ये 62 मर्द में कटेगा, ये 62 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 129 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 182 दिख रहा है, ठीक है 182 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर आपको 62 दिख रहा है, ठीक है, और ये 48 दिख रहा है और 12 48 12 और इस यहाँ पर तो लिखिए लिए, ठीक है ना। ये 12 दूनी के 24 आ जाएगा, हम पहले इसी को रख लेते हैं। ये क्या दिख रहा है 48 आ गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है 12 दूनी के 24 आ गया, फिर बराबर में यहाँ पर आपको ये 85 आ जाएगा, ठीक है 85 आ गया। अब इसको करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये 215 आ जाएगा, 215 में से क्या करना है 130 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो बराबर में कितना बचेगा ये 85 बच गया है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर 215 में से 130 को हटाएंगे, इधर भी 85 आ गया है, और बराबर के बाद भी आपको क्या आ जाएगा ये 85 आ गया, यानी दोनों तरफ 85 आ गया, ये समीकरण क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, ठीक है, 12 विद्यार्थियों के औसत स्कोर क्या है 60 है, और बाकी विद्यार्थियों के भी औसत स्कोर क्या है 60 है, तो कक्षा का यानी औसत स्कोर कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी परीक्षा दी, ठीक है, एक परीक्षा दी जिसमें 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, और बाकी जो बच्चा है उसका भी क्या है औसत स्कोर 60 है, तो इस सबका क्या करना है कक्षा का स्कोर औसत स्कोर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर औसत स्कोर निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है औसत निकालने के लिए क्या होता है, देखिए आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए आंकड़ों लिखते हैं, ठीक है ना, आंकड़ों, ठीक है ना, आंकड़ों का योग रखेंगे, आंकड़ों का योग, और यहाँ पर क्या रखेंगे आंकड़ों की, यानी आंकड़ों की, ठीक है ना, आंकड़ों की संख्या लिखेंगे, ठीक है, ये संख्या होगा, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या को रखते हैं। तो एक बार क्या करते हैं नीचे फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो औसत स्कोर कितना दिए, तो 12, देखिए आंकड़ों का योगफल यानी 12 गुने कितना आ गया 60, क्योंकि 12 देखिए 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितने हैं 60 है, फिर प्लस, ठीक है ना, और फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पर आपको फिर 18 दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर 30 विद्यार्थी है जिसमें 12 को दे दिया तो बच्चा कितना 18 को बचा, 18 को भी कितना है यानी 60 दिख रहा है इन दोनों को, और स्कोर कितना दिया 30 दिया है। अब इन दोनों को क्या करते हैं आपस में गुना करेंगे, जब 12 6 48 नहीं 12 72 होता है ना, यहाँ पर 720 आ गया है, ठीक है, और प्लस कितना गया 18 यानी 100 क्या दिख रहा है 1080 दिखेगा, ठीक है 1080 हो गया, 1080 हो गया, तो बटा में कितना दिख रहा है 30 दिख रहा है, 30 को रख लेंगे। अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में कितना देगा यहाँ पर आपको 1800 आ गया, 1800 बटा में यहाँ पर 30 को करेंगे, यानी 1 0 से 1 0 काट लेंगे, कितना बचेगा 36 18 यानी यहाँ पर 60 आ गया, कितना आ गया 60 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा, तो 60 हो गया। तो 60 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली देखिए यानी टैंक में, यहाँ पर टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। तो स्टेज देखिए, स्टेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल यानी डालना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली टैंक, देखिए खाली, देखिए कह रहे हैं स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% खाली होता है। यानी जो 50 लीटर पेट्रोल है ना, उसमें जब स्टोरेज में डाल देने के बाद में भी क्या है, जो 10% खाली था। तो स्टोरेज में टैंक को देखिए, स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल और डालना जाना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले कहते हैं तो 90%, ठीक है ना। देखिए ये 100% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10% खाली ही बोल रहा है। तो 50 लीटर डालने के बाद भी 10% खाली हो जा रहा है। तो यहाँ पर कितना रखे हैं, ये 50 लीटर दिया है, यहाँ पर 90% बराबर 50 लीटर दिया है। अगर 100% बराबर रखेंगे तो कितना गया, तो 100% बराबर 50 है, और इधर में और ये कितना गया, 90 आ गया, फिर गुने कितना गया, 100 आ जाएगा। अगर 1 0 से 1 0 काट लेंगे, यहाँ पर कितना गया, ये 500 बटा में कितना गया, 9 आ गया। अब इनको भाग कर लेंगे, ठीक है। जब भाग करेंगे तो इनको कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 55 आ गया, ठीक है ना, और बाटा में 55.56 आ गया, ये 55.56 लीटर आ गया। यहाँ पर देखिए 55.56 हो गया, ठीक है, 55.56 ये लीटर में दिख रहा है, ठीक है ना, लीटर हो गया। तो यहाँ पर आपको 55.56 लीटर आ गया, तो 55.56 लीटर इसमें डालना होगा, यानी डालना होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण यानी उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधा है। तो यदि ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या के यानी त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधा है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधा है, ठीक है ना। यदि ऊंचाई भी दिया है तो यहाँ पर त्रिज्या यानी आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दोनों को आधा करते हैं। जैसे देखिए ये बेलन हो गया, ठीक है ना, ठीक है, बेलन का वक्र, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पृष्ठीय, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और बराबर में क्या दिख रहा है, बेलन को रखते हैं, ठीक है, यानी बेलन का संपूर्ण ये पृष्ठीय संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय संपूर्ण क्षेत्रफल को रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्षेत्रफल हो गया, ये बाटा में 2 करेंगे, क्योंकि आधा बोल रहे हैं तो आधा कर लेंगे। अब इसका मान देखिए कितना लिख रहे हैं, 2 पाई आर एच लिख रहे हैं, ठीक है, और बराबर में इसका क्या मान लिख रहे हैं, 2 पाई आर, ठीक है, और आर यहाँ पर क्या रखते हैं, आर रखते हैं, फिर प्लस में एच हो गया, फिर गुने 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एच दिखेगा, एच बराबर कितना है कि आर और प्लस में एच हो गया है, ठीक है, और बटा में 1/2 हो गया, क्योंकि 2 पाई क्या करेंगे, काट लेंगे ना, इधर 2 पाई को काट लेंगे, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एच हो गया, एच बटा में थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, यानी एच दिख रहा है, एच बटा में 2 हो गया, फिर बराबर में आर बटा में 2 हो गया है। तो 2 और 2 दोनों का आपस में काट लेंगे, तो बचेगा कितना, यानी एच बराबर आर बचेगा, एच बराबर आर बच गया। जब एच बराबर आर बच गया तो आपको क्या बोल रहा है, त्रिज्या बोल रहा है। तो त्रिज्या कितना दिया, 128 सेंटीमीटर दिया है, यानी आर बराबर कितना गया, 128 सेंटीमीटर। तो 128 सेंटीमीटर देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।